नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टार्ट करेंगे सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं तो भाई टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे जो फॉलो कर लीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, काफ़ी लोग जो है बार बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लो। ठीक है, नहीं किया तो एक बार चेक कर लो सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा है। उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट, और भी लोग जिससे पार्टिसिपेट कर सकें। चलिए धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सेट से, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखते हुए चलिएगा और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। भाई ये कौन सा सेट आ गया भाई, एक मिनट का, ये वाला। क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर? क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना जो आपकी कब की गई थी? क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी लोग को? शेयर कर दो भाई, संख्या थोड़ी कम दिख रही है। आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, गया होगा तो अच्छी बात है। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना जो आपकी बेसिकली कब हुई थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा 1990 में जो आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी विरोध करने हेतु जो है गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की जो है शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे कि भैया शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? आइए, शेरशाह की जो मृत्यु है कहाँ पे लड़ते हुए हुई थी, ये पॉइंट जो जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखो, शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी, मकबरा पूछा था कहाँ पे है, तो मकबरा भी मैं बताऊंगा, बट शेरशाह की मृत्यु आपकी हुई थी कलिंजर में। कहाँ पे हुई थी भाई? कलिंजर में हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कलिंजर अभियान के दौरान जो है किले की दीवार से टकराकर एक गोले का विस्फोट हुआ था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी 1545 ईस्वी में। अब आपके पेपर में आता है भाई सासाराम, शेरशाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम बिहार में। कहाँ पे भैया? सासाराम बिहार में अवस्थित है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था भैया? पुलकेशिन द्वितीय जो है किसका महानतम शासक था? कल्याणी के चालुक्य, तमिलनाडु के चोल, कांची के पल्लव या वातापी के चालुक्य? तो किनका जो है बेसिकली महानतम शासक था, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, और जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 3 नंबर में आपका साथ याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है किसके भैया? वातापी के चालुक्य। ठीक है, वातापी चालुक्य वंश संबंधित था वातापी का। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका जो है करेक्ट जाएगा। सबसे जो प्रतापी राजा थे इस वंश के, पुलकेशिन द्वितीय ही थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जो है किसने पढ़ा था, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखिए सही जवाब दे रहे भाई। चलिए, बिल्कुल सही बात है। शिलालेखों का को सबसे पहले जो है किसने पढ़ा था? तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका साथ याद रखिएगा। देखो, अशोक के जो शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, उसको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप थे जिनको पढ़ने वाले। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया है सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? भाई वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की जो है रचना की थी? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का शेयर करो भाई, अभी तक सिर्फ 300 लोग जुड़े हो। अच्छा कोई बात नहीं, शेयर करते रहिए। रेवोल्यूशन आने वाला है भाई, बिल्कुल तैयारी करोगे तो रेवोल्यूशन सब कुछ आएगा, पढ़ाई करते रहो। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लोपम मुद्रा। काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या होगा भाई? चलो भाई, लोपमुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये अगस्त्य मुनि की जो है ऋषि थी, उनकी पत्नी थी लोपमुद्रा, इन्होंने जो है किया था। तो आपका ए वाला उत्तर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान देखिएगा। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत जो आपका कौन था भाई? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। इसके जस्ट पहले 26 में आपका जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, और बाबर इसको जीता था।
इसने हराया था मेवाड़ के राजा राणा सांगा को। किसको भैया? राणा सांगा को हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसी युद्ध में जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। तो कई बार आपके पेपर में आता है कि जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया था? तो 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में दिया था। किस में दिया था भाई? खानवा के युद्ध में दिया था। जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी भैया? नौजवान भारत सभा जो है किसने स्थापित किया था? तो भैया नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? याद रखिएगा, सरदार भगत सिंह जी के द्वारा स्थापना हुई थी 1926 में। ठीक है, इनके सहयोगियों में छबील दास, यशपाल, ये सब जो है आपके सम्मिलित थे। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? 1857 में जो है किसने जो है संघर्ष में भाग नहीं लिया था? इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो बच्चे याद रखिएगा 1857 के संघर्ष में भाग किसने नहीं लिया था? तो इसका जो सही उत्तर आपको देखो 57 में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। बिल्कुल सही बात है, टीपू सुल्तान का संबंध जो आपका आता है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चतुर्थ वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उनसे संबंधित है ये आपका। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1799 ईस्वी में जो है लड़ते हुए ये वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे टीपू सुल्तान। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों कि भैया 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ पर भैया? आप सभी को पता है भाई 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। और कहाँ पे आए थे? तो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? मैंने आपको पढ़ा रखा है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर इस बार पेपर में आया था, इस बार वाले बीएड में भी आया था, लास्ट ईयर वाले आपके यूपी पेट में आया था। तो आपका जो लखनऊ दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग की स्थापना तो संबंधित आपका लखनऊ में हुआ था। इसमें नरम दल गरम दल दोबारा जो है मिल गए थे, ये भी एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया, बच्चा कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जी यहाँ पर पढ़ाई कर लीजिए नहीं तो क्या फ़ायदा, जबरदस्ती फालतू ब्लॉक हो जाओगे। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय जो आपका कौन था भाई? पढ़ाई कर लो भैया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया भाई? भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय जो कौन था? तो 10 का जो याद रखिएगा भैया, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा भाई? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो आपका कौन सा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन में साथियों याद रखेंगे, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। कौन सा भाई? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है भैया? सुएज नहर जो है किस किस को जोड़ती है? तो भाई सुएज नहर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है भैया? भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ने का काम करता है सुएज नहर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपके पेपर में आता है कि सुएज नहर की स्थापना जो है कब हुई थी? तो सुएज नहर का निर्माण कह सकते हैं, स्थापना नहीं निर्माण कहेंगे, 1859 में हुआ था। एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड डे लेसेप्स, नाम याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसेप्स। ठीक है, फर्डिनेंड डी लेसेप्स, इनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। और ये बन के तैयार हुआ था 1869 ईस्वी में, स्टार्ट हुआ था 59 में, 10 साल में आपका बन के तैयार हुआ था। भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ता है सुएज नहर। तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है, आपके कुछ रेगिस्तान दिए गए, कुछ स्थान दिए गए हैं, कौन सा रेगिस्तान किस स्थान से संबंधित है आपको ये बताते हुए चलना है। तो भैया 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भाई देखो कालाहारी आपका एक याद रखो भाई, अफ्रीका में जो काले लोग पाए जाते हैं, तो कालाहारी आपका अफ्रीका हो जाएगा। अटाकामा की बात करते हैं तो अटाकामा जो है आपका दक्षिण अमेरिका में है। अटाकामा आपका दक्षिण अमेरिका में। थार तो कई बार मैंने बताया था, थार आपका एशिया में है। और ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर यूपी टीईटी के एग्जाम में आया था। ठीक है, टेट में एक ईवीएस और टॉपिक होता है वहां पे आया था। तो देखो हर चीज कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मिलान किससे हुआ? 3 से हुआ है, फिर 1 से हुआ है, फिर आपका 4 से हुआ है, फिर आपका किससे हुआ भाई? 2 से हुआ है। तो आपका डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 3 1 4 2 डी वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? शेयर करो भाई, संख्या आज काफी कम दिखा दे। हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चा, संख्या डेली कम रहती है। आज का क्या मतलब है? कहाँ हो सारे के सारे भाई? एकदम सो रहे हो क्या घोड़ा वोड़ा बेच के सो रहे हो? तो भाई क्लास में जुड़ जाओ। सो तो नहीं रहे हो, क्लास में लाइव यहाँ पर ऑनलाइन दिख रहे हो टेलीग्राम पर। तो जो क्लास में जुड़े हैं, क्लास में जुड़ने का प्रयास करें भैया। चलिए,
तो यहाँ पर देखिए वायु में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा होता है नाइट्रोजन का 78%। कितना होता है भैया? 78% आपका जो है नाइट्रोजन होता है। तो आपका सी वाला उत्तर जो है करेक्ट होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी भैया? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो आपकी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास लाइव चल रही है भाई, जो लोग अभी तक यहाँ पर ऑनलाइन बैठे टेलीग्राम पर, क्लास में आ जाओ, वहाँ पे लाइव हो जाओ। चलिए, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका साथियों क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा। चलिए अभी ठीक है। तो यहाँ पर अरावली है, हिमालय है। ठीक है, हिमालय की अगर हम बात करते नहीं भाई, सबसे पुरानी आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, डी वाला। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। सबसे ऊंची चोटी का नाम भी पेपर में आता है, तो गुरु शिखर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग कौन थे भैया? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आपके कौन थे? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं बच्चे आपके कौन थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका साथियों क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, और काफ़ी सारे साथियों के जवाब देखिए यहाँ पर जो है सही आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा केसी नियोगी। काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग के एन के सिंह आ रहे हैं, अलग अलग सबके जवाब। एन के सिंह तो अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं केसी नियोगी के बारे में, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही दिया गया है, केसी नियोगी। जो अभी लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, अभी 20-25 लोग अभी जो क्लास में जुड़े, क्या भैया आप लोग को बार बार नोटिफिकेशन देना पड़ता है टेलीग्राम पे? एक बार में नहीं दिखता है कि सर जी अभी देंगे दूसरा वाला, सर जी का वेट कर रहे हैं, दूसरा वाला नोटिफिकेशन भेजे तब क्लास में जाके जुड़ेंगे? हाँ, क्यों? केसी नियोगी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में कृषि आय का कर लगाया जा सकता है भैया कब? भैया भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो भैया 17 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारत में कृषि आय पर कर जो है आरोपण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? जवाब देखिए, कुछ लोग के राज्य सरकार आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है भाई, राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। तो ए वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आपसे कह रहा है नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है भैया? नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? चलिए भाई, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, जल्दी आपका हिस्ट्री का जो आपका एक कह सकते हैं मैराथन चलने वाला है, तो शेयर करते रहो, संख्या बढ़ाते रहो। हिस्ट्री मैराथन का मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कब चलेगा। तो भैया नई आर्थिक नीति जो है किससे संबंधित है? तो 18 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, निजीकरण, उदारीकरण, व्यापीकरण सबसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? उद्योग की अगर हम बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 से सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ उद्योग। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का फुल फॉर्म बताइए क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का फुल फॉर्म जो आपका क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में जो सी का फुल फॉर्म है बच्चा याद रखिएगा, ये आपका क्या है? कोर होता है, कोर। ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, कोर। फुल फॉर्म बताओ भैया क्या होता है इसका? चलो सी का मतलब तो सबको समझ में आ गया, कोर होता है। और पूरा मतलब क्या होता है? कोर बैंक सॉल्यूशन। सीबीएस में क्या होता है? कोर बैंक सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव जो है किसने किया था भाई? त्रिस्तरीय जब भी आता है तीन स्तरीय, तो एक ऐसा कोई इसमें ढूंढो जिसमें 3 नाम हो। जैसे यहाँ पर रॉयल कमीशन एक नाम है, अशोक मेहता 2 नाम है। तो इसको ट्रिक याद रखने का, त्रिस्तरीय में एक ऐसे व्यक्ति जिनके नाम में 3 नाम जो छुपे हुए थे, बलवंत राय मेहता, देखो 3 है ना, तो ये आपका त्रिस्तरीय। इसको ट्रिक है, ऐसा मत सोचिए कि ये जिसके नाम में 3 है तो त्रिस्तरीय कर लो। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कभी गलत नहीं करोगे आप लोग। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इस समिति का गठन आपका 1957 में हुआ था, 1957 ईस्वी में किया गया था, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर अवस्थित है भैया? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो जबलपुर में। कहाँ पे भैया? जबलपुर। जबकि इस न्यायालय की जो खंड पीठें हैं वह ग्वालियर में है और इंदौर में है, लेकिन यहाँ पर न्यायपीठ के जो न्यायालय की जो पीठ है उच्च न्यायालय की, वो आपका जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कुल ... कितनी राज्यसभा निर्वाचित संसदीय सीटें? राज्यसभा का पूछा गया है, लोकसभा मत देना। महाराष्ट्र में कुल कितनी सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचित? तो यहाँ पर याद रखिए 19 सीटें राज्यसभा की हैं, और लोकसभा की बात करते हैं तो 48 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में आपका सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई संख्या बढ़ाते हुए चलो भाई, संख्या मत घटाओ, अंत तक देखो। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर मजेदार आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपके एग्जाम में जो
पूछे जाएंगे सीधे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था भैया? मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भैया कब हटाया गया था? तो 24 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भैया मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था कब? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, 78 में आपका ये हटाया गया था, तो ये चीज याद रखिएगा। डी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 300 अब का में चला गया है, पहले मौलिक अधिकार था, अब ये क्या बन गया? संपत्ति का अधिकार आपका एक विधिक अधिकार बन गया है और अनुच्छेद नंबर 300 के का में चला गया है। किस में गया भाई? 300 के का में। कमेंट करो भाई किस में गया है? 300 के का में गया है, याद रखोगे। विधिक अधिकार 300 का, सब लोग एकदम कॉपी पेस्ट कर दो। अब इसको जो करना है वो नहीं कमेंट करोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जो चीज सीखा गया उसको कमेंट किया करो, जो चीज वो कमेंट करोगे दिमाग में आपके बैठा रहेगा और हमेशा आप जवाब दे पाओगे भाई। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में कितनी है भैया? सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। वर्तमान में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? चलिए जवाब देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। 8 आ रहा है, कुछ लोग के 9 आ रहे हैं, सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं भैया। तो भैया यहाँ पर याद रखिए वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जो है 8 हो चुकी है, ठीक है। तो 8 8 8 जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला उत्तर करेक्ट रहेगा। ए मत जवाब दो, 8 जवाब दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है तारों का टिमटिमाना क्या कारण भाई? तारे टिमटिमाते हुए आपको दिखते ना भाई, उसका रीजन क्या है भैया? तारों का टिमटिमाना जो है क्या होता है? तारों का प्रकाश जो होता है आप सभी को पता ना, कई सारे विभिन्न वायुमंडलीय परतों के से अपवर्तन के बाद हम तक पहुंचता है ना। आप देखते हो ना, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, ये वो ऐसा वैसा मंडल है, सबके अपवर्तन के बाद हमको दिखता है, जिसकी वजह से तारे जो है ना हमको टमटमाते हुए, टिमटिमाता हुए, चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो भी कह लो। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर जो याद रखिएगा, ठीक है। अपवर्तन यहाँ पर माफ कीजिएगा, वायुमंडलीय का अपवर्तन होगा, परावर्तन में बड़ा पढ़ा रहा हूँ, परावर्तन अपवर्तन और बार बार परावर्तन लिख रहा हूँ। परावर्तन तो आपका अलग होता है, जैसे आपकी जो सूर्य की किरणें होती है जो दिखाई पड़ती हैं प्रकीर्णन की वजह से, वो अलग चीज होता है। तो डी वाला उत्तर करेक्ट होगा, माफ कीजिएगा, डी सही कर लो, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से? भाई पीतल किसका किसका मुख्य घटक है भैया? चलिए भाई इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मिश्रा जी। चलिए मिश्रा जी इसका जवाब दीजिए। मुख्य घटक जो कौन कौन से हैं? तांबा, जस्ता, तांबा, सोडातु, तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा तथा निकेल। 27 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पर पीतल मिश्र धातु के जो आपके घटक हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, तांबा का मिश्रण होता है, जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए वाला, तांबा, जिंक, तांबा, जस्ता, जो भी जवाब देना चाहो दे सकते हो। तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, ये किसके जो है बहुलकीकरण के द्वारा जो है प्राप्त होता है? तो फॉर्मूला या फुल फॉर्म याद है तो अपने आप कर सकते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर के साथ सही उत्तर का चयन करो भैया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 को बोलते हैं पायराडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B12 बोलते हैं साइनोकोबैल्मिन बोलते हैं। यानी कि मिलान किससे हुआ है? 3 4 1 2। किसमें हो जाएगा भाई? 3 4 1 2। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईसीजी इंजन क्लच गियर। हाँ, आपके शरीर का इंजन क्लच गियर कौन सा होता है भाई? शरीर का जो आपका ईसीजी होता है आपका हृदय होता है, ठीक है। ईसीजी जो आपका हृदय होता है, हृदय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, नहीं तो भाई पेपर में आ जाए ईसीजी को फुल फॉर्म, आप इंजन क्लच गियर ढूंढते रहो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, हृदय की गतिविधि को जो है दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दैवज्ञ का अर्थ बताइए क्या होता है? दैवज्ञ, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिए। दैवज्ञ, दैव का मतलब होता है भाग्य, तो दैवज्ञ मतलब हो जाएगा भाग्य जानने वाला, यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ज्योतिषी। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिषी। दैवज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्योतिषी होता है। दैव प्लस अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, जिसको जो अज्ञानी होता है, बट वो अलग चीज है। बट यहाँ पर दैवज्ञ मतलब क्या होता है? ज्योतिषी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक और उसकी कृति का कौन से युग्म आपका गलत है? 4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। बोलबा से गंगा,
बिल्कुल सही है भैया, राहुल साकृत्यायन जी की कृति है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की कृति है, इस बार के एग्जाम में आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद जी की कृति है, ये भी आपका सही है। लेकिन दर्शन दिग्दर्शन की बात करते हैं तो ये जो है राहुल साकृत्यायन जी की कृति है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी की कृति है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है जोड़ा गलत दिया गया है, इसको सही करना था, आप सभी को सही कर लिया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। आशीर्वाद होता है ना, आशी में छोटी सी नहीं लगेगा, आशीर नहीं होता है, आरसीवाद नहीं होता है, आशीर्वाद में ये वाला सी वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, आशीर्वाद सी वाला ऑप्शन जो दिया गया बच्चा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भैया। पुनः जन्म होता है ना भाई, पुनर्जन्म का क्या हो जाएगा सही संधि विच्छेद। जवाब देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, काफी सारे लोगों का जवाब जो सही आ रहा है, पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का भेद है, तो पुनः प्लस जन्म ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। श्री गणेश शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। श्री गणेश मतलब होता है किसी काम को शुरू करना, कहते हैं भाई चलो इस काम का श्री गणेश करते हैं, तो किसी काम को शुरू करना श्री गणेश होता है, किसी काम को खत्म करना इति श्री होता है, तो इति श्री होगा ना भाई, इति श्री, बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। अथ का विलोम इति होता है, अथ और इति एक दूसरे के विलोम है, याद रखिएगा, इत्यालम से कोनो संबंध नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, ये तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपके करवा दूंगा, ये क्वेश्चन तो आपके करवा चुका हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं, मार्च 2021 में संपन्न, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा भाई, ये वाला ये छूट रहा है ना, इसको पहले देख लो। मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनिक्स स्विस ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता भैया। 52 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। महिला एकल वर्ग का खिताब, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किसका पूछा गया भाई, यूनिक्स स्विस ओपन, तो इसमें ये खिताब जो है याद रखिए स्पेन की कैरोलिना मारिना इन्होंने जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे कि वे अप्रैल 2021 में कौन सा भारतीय सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया है भाई। अप्रैल 2021, देखो करंट अफेयर के नाम से आधे लोग भागने लगते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ से भागोगी तो भाई हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर याद रखिएगा, बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जून 2021 में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन जो आपका कहाँ पे आयोजित हुआ भैया। जून 2021 में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन जो आपका कहाँ पे आयोजित हुआ, तो जून 2021 में हुआ था G7 इसलिए इंपॉर्टेंट कि उसके बाद अभी हुआ नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये आपका कहाँ पे हुआ था, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो ये आपका साथियों हुआ था यूके में, कहाँ पे भैया, यूके में हुआ था। तो यूके में एक प्लेस पड़ता है कार्विस बे कार्नवाल, ठीक है, कार्विस बे कार्नवाल यहाँ पे आपका आयोजित हुआ था। तो आपका जो दिया गया साथियों आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, शिवानी सरोज जी कमेंट करें सर हिस्ट्री का क्लास कब चलता है, तो ये क्लास जो है मॉडल पेपर, इसमें सब कुछ है, ठीक है। और हिस्ट्री अगर आप देखो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग के मंथ में ही। अब स्टार्टिंग में आप नहीं आके जुड़े हो तो आप एक महीने चाहते हो कि आपको टॉपिक बाई टॉपिक चीज़ें पढ़ाई जाए, दिमाग थोड़ा यूज कर लिया करो। एक महीने में अब टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें नहीं चल सकती। जब चल रही थी तब आप कहाँ थे, तब तो सो रहे थे। लास्ट के टाइम पे आकर के कुछ लोग कहोगे सर टॉपिक से पढ़ा दीजिए, टॉपिक से पढ़ा दीजिए, ऐसे नहीं होता है काम भैया। चलिए इसका जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। चलिए 1 मिनट रुक जाओ यार, छुप गया है तो हट ही नहीं रहा है, अलग ही भाई सब नाम नहीं ले रहे हटने का। बांग्लादेश की मुद्रा बताइए। जब लोग स्किप करते हैं तब बड़ा गुस्सा आता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, करंट अफेयर के आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों स्किप कर रहे हो। आधे लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, क्लास को स्किप करने लगेंगे। क्या मिलेगा इससे भैया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सिंपल से मैं बात बता रहा हूं, आपके पेपर में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके ये स्टैटिक जीके के आते हैं, लेकिन दिमाग नाम की तो आपके अंदर बिल्कुल भी बात है नहीं कि दिमाग का थोड़ा सा प्रयोग कर लो। जो चीज आपको आता है वही चीज अगर मैं पढ़ाऊंगा ना बार बार, अगर मैं सेम सेट आज कराऊं सेम सेट कल पढ़ाऊंगा ना, मैं बता रहा हूं एक बार लड़के कमेंट करेंगे कि सर जी ये तो पढ़ाया जा चुका है, लेकिन वो जुड़े रहेंगे अंत तक, क्योंकि लगे उनको तो ये रहेगा ना, अरे इसका आंसर तो पता, मैं फटाफट दे ले जाऊंगा आंसर। ऐसे पढ़ाई नहीं होती भैया, मुझे क्या है, छोड़ते रहो, हमें क्या दिक्कत है भाई। बांग्लादेश की मुद्रा बताइए क्या है,
छोड़िए। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, सभी को पता है। म्यांमार की मुद्रा क्या भाई, म्यांमार की मुद्रा क्यात है, ठीक है, बर्मीज क्यात है। मालदीव की मुद्रा जो आपकी क्या है, रूफिया है, रूफिया, रुपया से ही संबंधित रूफिया है। भूटान की मुद्रा आपका ये है नुक्तरुम, जो भी लिखा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी से मिलान हुआ है, फिर सी से मिलान हुआ है, डी सी, फिर आपका ए बी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी बढ़ाना आता है कि नहीं आता है, कि बेवकूफ़ी तरह बस कमेंट कर देते हो वीडियो साफ नहीं दिख रहा है। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है भाई, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, गमछा, गमछा जो अगर बोला गया है सांस्कृतिक प्रतीक जो है आपका केरला में है या आपका जो है असम में है। तो असम साथियों याद रखिएगा, सी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, असम में है। अगला क्वेश्चन है, वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ, इसकी लेखिका कौन है भैया? वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ, इसकी लेखिका जो आपकी कौन है भाई? 63 है, सब लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसकी लेखिका जो है सुधा मूर्ति जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, ध्यान से देखिएगा, जवाब जो है देते हुए चलिएगा। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो आपका कहाँ पे स्थित है भाई? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो आपका कहाँ पे वो स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी अगर इसकी बात करते हैं तो बच्चा याद रखिएगा, ये जो आपका अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे भैया? हैदराबाद में अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, पूरा नाम है, याद रखेंगे। हैदराबाद जो दिया गया आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। लाइक की संख्या बढ़ा दो, कंजूसी थोड़ी मत करो भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिए। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है भाई? कलिंग पुरस्कार जो है किस संस्था के द्वारा जो आपका प्रदान किया जाता है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया। क्या चलिए, अच्छा अब मैं समझ में आया कि आधे लोग क्यों स्किप किए थे। अब मैंने अभी एक वीडियो का नोटिफिकेशन गया हुआ मेरे यूट्यूब की तरफ से, तो आधे लोग उसमें कूद गए। इतना कूदते हैं भाई, मेरे चैनल का नोटिफिकेशन गया उसमें कूद गए थे आधे लोग। अब समझ में आया, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, सब समझ में आता है। बस नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए। कूदने की मतलब आप लोग रट लगा रखे हो एकदम, कूदते रहो कूदते रहो। पढ़ाई लिखाई तो कभी नहीं कर पाओगे आप लोग, सही बता रहा हूँ, ऐसे कूदते रहो। 65 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि आपने किसी को सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन आया, अभी कोई क्लास लाइव चल रही, इंपॉर्टेंट चल रही है, उसमें बीच में कूद करके निकल लिए वहाँ से। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कलिंग पुरस्कार जो आपका बेसिकली किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है? 8 मई को जो है किस रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया। 8 मई, 8 मार्च तो सबने पढ़ा है विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, लेकिन 8 मई की अगर हम बात करते हैं तो ये किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस जो है याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष मार्च महीने का जो दूसरा सोमवार पड़ता है, सेकेंड मंडे ऑफ मार्च, सेकेंड मंडे ऑफ सोमवार कह रहा हूँ, देख रहे हो विनोद क्या चल रहा है? सेकेंड मंडे ऑफ मार्च आपका जो होता है राष्ट्रमंडल दिवस होता है। विश्व दूरसंचार दिवस की बात करते हैं, ये मैंने पढ़ाया है, 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं भाई? 17 मई को मनाते हैं। और विश्व मानक दिवस की बात करते हैं, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं भैया? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है भैया? किस शहर को भारत के शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, अब एक क्लास आज से या कल से हमारे ऐप पे भी चलेगी। ठीक है, लाइव क्लास चलेगी हमारी इस ऐप पे, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, पता चलेगा भाई लाइव क्लास, वो बोर्ड पे ही क्लास रहेगी। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डियर गुरुजी ऑफिशियल जो ऐप है डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी ऐप पे जो है चलने वाला है। तो भाई 67 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? किस शहर को जो है भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? 67 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? नागपुर शहर। नागपुर शहर की बात करते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा, शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है भाई? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध आपका जो है किस भारतीय राज्य से है? 68 की अगर हम बात करते हैं, यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। किसका भैया? कर्नाटका का लोक नृत्य है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भैया? गुदई महाराज, नाम तो देखो भैया, गुदई महाराज जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट बताते हुए चलेंगे भैया। गुदई महाराज की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो है याद रखिएगा भाई बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, और ये बजाते हैं तबला। क्या बजाते हैं भाई? तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो तबला साथियों आपका यहाँ पर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। भारत भारती के लेखक बताइए कौन है भैया?
ठीक है, अब देखो अभी तो लोग स्किप कर ही रहे थे, अभी और लोग स्किप करेंगे। अभी जो बेवकूफ़ हैं थोड़े से, जो ना बेशरम हैं या जिनको पढ़ना नहीं होता, बस आते हैं कुछ अपने मकसद से, कुछ और मिशन से आते हैं, वो मिशन उनका कंप्लीट नहीं हो पाते, कंप्लीट हो जाता है तो क्लास को स्किप कर देते हैं। तो भारत भारती के लेखक जो आपके कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है या मैथिली शरण गुप्त जी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ लोग भागेंगे। देखो भाई, मैथमेटिक्स आ गया, क्या आ गया? मैथ आ गया। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा? अब देखो उन संख्याओं का औसत कितना है भाई? आपका 136 है। ये क्वेश्चन समझ लो एक बार, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन का बेस समझ लो, अपने आप जो क्वेश्चन आप लोग लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक बार समझने की जो है देर है। तो मान लेते हैं छठवीं संख्या जो हमसे पूछा गया, छठी संख्या का मान क्या है? यक्स मान लेते हैं। क्या भाई? आपका यक्स है। अब क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि प्रथम 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का योग जो है छठी संख्या का 7 गुना है। तो एक चीज बताइए भैया, जो छठी संख्या क्या मान लिया हमने? यक्स मान लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? छठी संख्या का 7 गुना, छठी संख्या का 7 गुना करेंगे 7x हो जाएगा। ये जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है? स्टार्टिंग के जो 5 संख्याएं हैं उनके योग के बराबर आ रहा है। 5 संख्याओं के योग के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये सिर्फ समझने के लिए समझो भैया, 5 संख्याओं के बराबर नहीं आ रहा है। जो कहना चाह रहा था भाई, क्या कह रहा है भाई? 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं, जो पहली 5 संख्याओं का योग है वो छठी संख्या यानी छठी संख्या x है, उसका 7 गुना है। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। अब एक चीज समझो भाई, औसत दिया गया है, औसत दिया गया कितना? 136। औसत का मतलब होता है टोटल। औसत क्या होता है भाई? टोटल संख्या होती है। टोटल संख्या आपकी कितनी? 6 संख्या है, तो टोटल संख्याओं का योग कितना आ जाएगा भाई? 136 गुणे 7 आएगा। आप कहोगे 6 आएगा। आप कहोगे क्यों किया 136 गुणे 6? क्योंकि भाई टोटल संख्याएं 6 हैं, उनका औसत 136 है, तो 136 गुणे 6 करेंगे तो 6 संख्याओं का योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? आपका 816 आ जाएगा। कितना आ गया? 816 आ गया। अब आपको पता है कि छठी संख्या कितनी है? यक्स है, और जो आगे की 5 संख्याएं हैं उनका योग कितना है? उनका योग कितना है? ये छठी संख्या का 7 गुना यानी कि 7x। ये आपका किसके बराबर है? 816 के बराबर होगा। बताओ, ये लाइन बस समझना आप सभी को। अगर ये लाइन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये देखो, 816 क्या है? पूरी 6 संख्याओं का योग है। अब हमने क्या किया? ये छठी संख्या प्लस वो 5 संख्याओं का योग जोड़ दिया तो ये 6 संख्याओं का योग आ जाएगा 816। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, आपका कमेंट दिख रहा था प्रगति सिंह जी, आपको ये अच्छी खासी मैंने सुनाई थी कि जो फालतू कमेंट करोगे तो ब्लॉक मार दिए जाओगे, तो अभी हट गया, ब्लॉक कर दिया गया आपका। इस क्वेश्चन फोकस कर लो। 7 एक कितना हो जाएगा? 8x बराबर कितना आ जाएगा भाई? आपका 816 आ गया भाई। 8 से काटेंगे x का मान कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। तो छठी संख्या यक्स माना था, यक्स का मान 102 आया, तो उत्तर कितना हो गया? 102 आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग तुक्का लगा रहे थे 116, हाँ कुछ और लगा दोगे तुक्का, जो नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 102 समझ में आया। बस 3 से 4 लाइन का आपका एक क्वेश्चन था, और कम में भी हो सकता था, बट मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा लेके गया, तो समझ में आ गया भाई आपका बी वाला उत्तर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन जो आएगा, जो कल मैंने आपको ट्रिक बताया था उसके हिसाब से ही करेंगे भैया। भाई प्रगति ठाकुर मैंने नहीं बोला, प्रगति सिंह मैंने बोला था। ठीक है, तो समझ में आ गया 102, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिक से लगाएंगे। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का 7 गुना का योग 11/2 है, तो भिन्न क्या है? मान लेते हैं भिन्न पहला ऑप्शन है कितना? 7/2 है, तो 7/2 और उसके व्युत्क्रम यानी कि व्युत्क्रम कितना है? 2/7, इसके 7 गुना का योग निकालो। क्या 11/2 आता है कि नहीं? देखते, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 7/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 7 11, 11/2 आ रहा है। तो आपका ये पहला वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक भिन्न था 7/2, उसका व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम मतलब उसको पलट दिया 2/7, उसके 7 गुना, उसका 7 गुना कर लिया, इसका योग कर लिया, 11/2 आ गया, जो कि यहाँ भी 11/2 आ रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आता 11/2 तो दूसरा ऑप्शन चेक करते, तीसरा चेक करते, चौथा चेक करते। तो ट्रिक मैंने बताया था कल, ये वाला ऑप्शन मेथड, इसको क्या बोलते हैं भाई? ऑप्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पर जो दिया गया ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपए जुटाए भैया। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या यक्स थी और सबने यक्स रुपये दिए, तो दोनों का गुणा करके कितना आ जाएगा? 12,544 आ जाएगा। यानी कि यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,544 रुपये आ जाएगा। अगर यक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा 12,544। अब 12,544 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाई? क्या है? 12,544 है,
इसका वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखाया, आप बिल्कुल बेसिक मेथड से निकाल सकते हो। 0 0 2 जो कट गया, एक बचा, दो अंक दो दो से बार लगाते हुए चलते, एक बचा तो एक एक करना, एक खत्म हो जाएगा, एक एक दो आ जाएगा आपका, यहाँ पर खत्म हो गया, 25 उतर जाएगा। अब 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा आपका, ये चाहो तो 0 बार लेकर चले जाओगे, आपका कितना जाएगा 20 आएगा यहाँ पर, और ये 0 बार जाएगा तो 2544 उतरेगा। और 2544 अगर उतरा तो आप कितनी बार ले जा सकते हो, 1 0 2 बार लेके जाओ, 2 बार 2 दूनी 4, कुछ मिस्टेक हुआ क्या भाई, एक बार जा सकता था, माफ कीजिएगा, एक बार यहाँ पर जा सकता था, एक एक करना में एक, तो एक एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 आता है, ये आपका पूरा पूरा कट जाता ना भाई 20, तो यहाँ पर 5 बचता आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका आ जाता, तो यहाँ पर 22 है, तो यहाँ पर आपका एक बार चला जाता, 2 1 2 1 1 2, 112 बार जा रहा था ना, तो आपका सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर 5 बचता, फिर 44 उतर जाता, फिर 2 बार लेके जाते, 212 गुणे 2 कर देते, आपका उत्तर आ जाता, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए भाई, जल्दबाजी में ये होता है कि एक आध मिस्टेक हो जाता है, तो सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी भी कुछ लोग सर हम भी सोच रहे हैं कि आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हमने कर दिया भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया सर, हम भी सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए, समझ में आया कि अभी भी कोई दिक्कत है। जो लोग स्किप कर रहे हैं भाई, उनको हम एक बार समझा सकते हैं, 2 बार समझाते हैं, उसके बाद हम नहीं समझा सकते हैं। करते रहो स्किप भैया, भागते रहो, हमको देखो भागोगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, ना तो आपको कुछ मिलेगा भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यदि ए की आय में इतनी वृद्धि होती है तो बी की आय में इतनी वृद्धि होती है, तो ए बी की संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई। देखो ए और बी ऐसे दो लोग हैं भैया, ए की आय बी से 40% अधिक है, यानी कि ए की आय जो है बी से, यानी कि बी को हम 100 मान ले तो ए की आय कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी, ठीक है, समझो भैया। तो यानी कि दोनों की टोटल आय कितनी थी 100 140, आपको कहोगे 280 रुपया आया था इनका, लेकिन ए में 25% वृद्धि हो जाता है, यानी कि 140 में अगर 25% वृद्धि करेंगे, देखो 140 में, देखो कह रहा है ए की आय में 25% वृद्धि, यानी कि 140 में 25%, 25 मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले 100% थी, उसमें 25% बढ़ा दिया तो टोटल 125 की वृद्धि होती है। 125% की वृद्धि हो गई तो कितना आ जाएगा 125/100। देखो आप काटोगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 35 पंजे कितना आ जाएगा 55 25, 5 तिहाई 15, 15 17, 175 आ गया, तो ये आपका 25% बढ़ गया। और बी की आय में 40 वृद्धि होती है, यानी कि ये 100 था, 100 में 40 वृद्धि, 100 में जो भी वृद्धि होती है सेम उतनी होती है, तो ये इतना आ गया। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी भैया, आप टोटल वृद्धि बताओ कितना हो जाएगा। आप कहोगे टोटल वृद्धि आ गया 175 से 40, यानी कि 5 आ गया, और आपका कितना जाएगा 7 4 11 आ जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा 1 1 2 1 3 आ जाएगा, 315 हो गया। तो टोटल वृद्धि कितनी भाई 280 से 315 हो गया। तो पूछा गया ये वृद्धि परसेंटेज कितना है भाई, इसको घटा लो, घटाओ कितना वृद्धि हुआ भाई आपका 5, 11 में से 8 गया 3, 35 की वृद्धि हुई ना। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, आप कहोगे 35 बटे वृद्धि पुराने वाले से होती है बटे 280 है, मल्टीप्लाई बाय आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी को हल कर लीजिए भैया, 35 बटे इतना गुणे 100 कर देंगे, हल करते देखिए कितना आता है आपका उत्तर, 7 5 35, 7 चौका 28, 0 0 कट गया आपका, 5 नाम 50/4, 50/4 का मतलब क्या होता है भाई आपका 2 दूनी 4, 12/5 आना चाहिए, बट कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई आपका, 35/280 था, 7 5 35, 7 चौका 28, 0 0 कट गया, 5 नाम 50/4 आएगा भाई, मिस्टेक कहीं तो हो रहा है भाई, 1 मिनट में देख लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ भाई, 240 सर जी, अच्छा 140 मिल के आपका 240 होगा, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ। देखो अब लोग जाके मैंने ध्यान दिया कमेंट पे आप लोगों के, चलो भाई फिर से इसको हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 240 हुआ तो कितना अंतर आ जाएगा भाई, 240 हुआ तो अंतर आ जाएगा 5, 4 में से एक गया आपका 11 से 4 गया आपका 7, 75 का अंतर आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज कितना आ जाएगा 75/240 मल्टीप्लाई बाई आपका 100, 0 से 0 कट गया आपका, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और कितना है 2 से कटेगा 12 बार जाएगा, तो आपका ऊपर आ जाएगा 50 25, 5 7 35, 35 2 37। कितना भी समझा दो कि लोग मैथ्स को समझना है, लेकिन लोग समझेंगे नहीं, बस दूर भागते रहेंगे। इसको हल कर लीजिएगा, आपका 12 से कटेगा 12 36, आपका आ जाएगा 31.25%, ठीक है। डी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, 31.25%। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया था वो लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस आपका यही है भाई, कोई चीज़ इतनी थी इतनी बढ़ गई, आपका उत्तर आ जाएगा 31.25%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेते हैं भैया। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थी हैं,
ठीक है, इसको बिल्कुल ट्रिक से मैं बता देता हूँ। 4 विद्यार्थी बैठे हैं, अंतिम से 3 विद्यार्थियों की औसत कितनी है? 20 है। प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत कितनी है भाई? आपकी 21 है। और यदि प्रथम व्यक्ति की आयु 26 वर्ष है। अब देखो अंतिम से 3 पहले देखते भाई, पहले प्रथम से 3 कितने भाई? प्रथम से जिसका ज्यादा हो समझो भाई। प्रथम जो अंतिम से 3 है 20 है, प्रथम से 3 आपका 21 है, तो प्रथम से 3 21 है, 3 विद्यार्थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अंतिम से 3 कितने? 20 है, तो 20 से गुणे 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 21 यहाँ 63 और 20 यहीं 60, यानी कि इनका जो अंतर आएगा 3 आ जाएगा। अब देखो पहला विद्यार्थी 26 साल का था, तो अंतिम विद्यार्थी की एज कितनी हो जाएगी? तो 26 पहले वाले की थी, अंतिम वाले की जो इसका अंतर आया है घटा दो भैया, कितना आ जाएगा आपका? 23 आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक ट्रिक मेथड हो गया कि आपका ट्रिक से आ गया कितना? 23 आ गया उत्तर। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको मेथड बताऊँ, उसका बेसिक मेथड बताता हूँ भाई। बेसिक से भी जाने रहो कि आप ये भूल गए तो आप कैसे लगाओगे, नहीं तो भाई भूलने वाले भाई बहुत लड़के हैं। कह तो देते हो भैया ट्रिक समझ में आ गया, ट्रिक सिर्फ उसी टाइम तक समझ में आता है, भूल जाते हो आप सभी लोग। मुझे पता है आधे लोग क्लास को स्किप कर रहे हैं, बट इसको समझ लो बेसिक से। बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आगे आपकी मर्जी, देखना हो देखो, नहीं देखना हो तो भाई जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे लोग स्किप कर रहे हैं वैसे आप भी स्किप कर दो। दिक्कत यही है ना कि मैथ तो आप पढ़ना चाहते नहीं, जब कोई अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता है तो आप लोग क्लास को स्किप करते हो, फिर कहोगे सर जी मैथ हमको आती नहीं है। दिक्कत यहीं पे आके फंसती है, आपको मैथ आती इसलिए नहीं है क्योंकि आप मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तो एक पंक्ति में 4 लोग बैठे, समझो इस क्वेश्चन को पहले क्या कहना चाह रहा है, इस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग जो है कोई काम करिए भैया। एक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 विद्यार्थी हैं, अंतिम से 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है? कितना दिया गया? आपका 20 दिया गया। प्रथम से 3 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया गया? 21 दिया गया। तो अंतिम का सिंपल सा आप करोगे 20 तिहाई 60, अंतिम से 3 विद्यार्थी जो है उनका योग कितना हो गया? 60 हो गया। और स्टार्टिंग से जो 3 विद्यार्थी है उनका योग कितना हो जाएगा? 21 तिहाई 63 हो जाएगा। ये तो ठीक है ना, समझ में आ गया भाई। ये आप समझो भैया, 4 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी, तो इनका योग ए बी सी का योग कितना आ गया? 60 आ गया। और बी सी डी का योग, सॉरी ए बी सी का योग 63 है, इनका योग 63 आ गया। बी सी डी का योग कितना आ गया भाई? आपका 60 आ गया। यही दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है, समझ लो भाई। एक बार में नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, बट एक बार प्रयास तो करो भाई। अब ध्यान से देखो भैया, हमको पहले की एज पता है, पहले की एज कितनी दी गई भाई? 26 दी गई है। कितनी दी गई है भाई? 26 दी गई है। तो हमें आखिरी वाले का एज पता करना है। अब ध्यान से समझो इस चीज को, मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी, समझो एक चीज को, पहले वाले 3 का योग कितना है? 63 दिया गया है। और हमको क्या पता भैया? b प्लस सी प्लस डी, इनका योग कितना दिया गया भैया? आपका 60 दिया गया है। अगर इनको घटाएंगे, देखो आपका जो घटाएंगे तो b और c जो सेम वैल्यू है आपका, ये कट जाएगा, तो a और d का अंतर आ जाएगा। पहले और आखिरी वाले का अंतर कितना आ जाएगा भाई? a और d का अंतर आ जाएगा कितना भैया? कहोगे आप 60, 60 गया 3 आ जाएगा। ए और डी का अंतर कितना भाई? आपका 3 है। तो हमें डी वाले की एज पूछी गई है, कितनी हो जाएगी भाई? अब मुझे पता है ए और डी में 3 का अंतर है, तो अगर ए की एज 26 है तो डी की एज कितनी हो जाएगी? 3 ही तो कम होगी, 23 होगा। तो ए वाला का एज कितना आ जाएगा? 23 आ गया। अब बताओ भाई, बिल्कुल बेसिक चीज़ था जिसे आप घर में बैठे बैठे जो करते हो ना, कट बैठी वाला चीज़, या घर में आप लोग कुछ भी करते हो, वही सब चीज़ें हैं। जैसे दिमाग लगा लेते हो ना, 4 लोगों में खाना बांटना है तो पैसा किससे किससे कितना लेना है, वहाँ पे जैसे दिमाग लगा लेते हो, वही सेम चीज़ यहाँ भी करना है।